तो चलिए शुरू करते हैं। आज है एस्टिमेशन का लेक्चर 3। तो पिछली बार हमने छोड़ा था यहाँ पे एसेट वैल्यू पे। आज हम शुरू करते हैं एन्युटी से। तो एन्युटी क्या होता है पहले पे इस पे डिस्कस करते हैं। एन्युटी होता है, इट इज़ अ प्लान दैट प्रोवाइड्स यू पीरियोडिक पेमेंट फॉर टर्म यू हैव चोजन फॉर द अमाउंट दैट यू हैव पे एज अ प्रीमियम। ये क्या होता है एन्युटी में? क्या होता है एज अ रेंट। जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी ली, उस पर आप रेंट पे रह रहे हैं, तो आप एक तरीके की रेंट जो पे करते हैं फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जितने महीने आप रहेंगे उतने महीने के लिए पे करेंगे। तो ये फिक्स पीरियड ऑफ टाइम हो गया। तो उसके जो पे करते हैं उसे एन्युटी बोलते हैं। तो क्या होता है प्लान दैट प्रोवाइड्स यू पीरियोडिक पेमेंट फॉर टर्म यू हैव चोजन। जैसे 5 साल के लिए आपको रहना है, फॉर आर अमाउंट दैट यू पे एज अ प्रीमियम। इसके लिए प्रीमियम पे करना पड़ेगा जो कि रेंट हो गया। फिर 4 तरीके की एन्युटी होती है। इस पे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो एन्युटी कितने तरीके की होती है? 4 तरीके की। पहली होती है एन्युटी ड्यू, फिर होती है परपेचुअल एन्युटी, फिर डिफर्ड एन्युटी, और फिर होती है एन्युटी सर्टेन। एन्युटी ड्यू क्या होती है? व्हेन एन्युटी इज़ पेबल एट द बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड। कैसा हो गया बिगनिंग ऑफ द ईच पीरियड? जैसे कैसे हो गया? अब जैसे आपके जैसे हो गया ये सिम रिचार्जेस। जो रिचार्जेस आप कराते हैं पहले पे करते हैं एंड देन पूरे साल यूज़ होता है, ठीक, पूरे महीने यूज़ होता है, ठीक है। उस रिचार्ज को यूज़ करते हैं, तो ये एन्युटी ड्यू हो गया। जो महीने की शुरुआत में देते हैं ना, उसे कहते हैं एन्युटी ड्यू, या बिगनिंग ऑफ ईच पीरियड, जो भी हो वैसे। या जैसे एग्जांपल के लिए एफडी हो गई, आरडीज़ हो गई, ठीक है। फिर परपेचुअल एन्युटी क्या होता है? एन्युटी दैट इज़ पेड फॉर इनडेफिनेट नंबर ऑफ़ ईयर्स, मतलब जैसे अनगिनत सालों के लिए। इसका बेस्ट एग्जांपल है जो कि है रॉयल्टी, ठीक है। जैसे कोई बुक हुआ, कोई ऑथर हुआ, इसको ऑथर को फॉर अ लाइफ टाइम रॉयल्टी मिलती है जब तक उसकी बुक बिकती रहेगी। देन डिफर्ड एन्युटी। डिफर्ड एन्युटी क्या होता है? एन्युटी दैट बिगेन्स आफ्टर सम टाइम इन फ्यूचर। इन जैसे एग्जांपल हो गया, जैसे आप लोन लेते हैं, ठीक है। उस लोन एजुकेशन लोन लिया, एजुकेशन लोन कुछ साल बाद शुरू होता है, ठीक है। जैसे आपने अपना एजुकेशन शुरू कर दिया, तब मैं पे करना शुरू करूँगा, ठीक है। आपने ये बैंक से कहा, तो जब आपने एजुकेशन पूरा कर लिया, लेकिन लोन आपने पहले साल ही ले लिया था, 4 साल बीटेक किया, देन उसके बाद शुरू किया अपना एजुकेशन लोन पे करना, तो ये हो जाता है परपेचुअल एन्युटी। फिर डिफर्ड एन्युटी। फिर होता है एन्युटी सर्टेन। एन्युटी सर्टेन होता है एन्युटी पेड फॉर डेफिनेट नंबर ऑफ़ ईयर्स। इसमें कुछ सिलेक्टेड टाइम पीरियड के लिए जो पे किया जाता है उसे एन्युटी सर्टेन कहते हैं। देन ऑब्सोलीन्स। ऑब्सोलीन्स क्या होता है? वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी डिक्रीजेज इफ़ इट्स स्टाइल डिज़ाइन आर आउटडेटेड। जैसे कोई डिज़ाइन है, कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो पुरानी हो गई है, मतलब फैशन में जो था, ठीक है। जैसे वाइट कलर जो होता है, जैसे आपने कोई गाड़ी ली, ठीक है, अब वो गाड़ी पुरानी हो गई, ठीक है। मारुति 800 अब कोई नहीं लेना प्रेफर करता है। क्यों नहीं प्रेफर करता है? क्योंकि वो डिज़ाइन में, स्टाइल में, हर चीज़ में पुरानी हो गई, तो ये ऑब्सोलीन हो गई उसकी वैल्यू, ठीक है। देन कैपिटल कॉस्ट। कैपिटल कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और कॉस्ट ऑफ लैंड को प्लस करके जो वैल्यू बनती है वो कैपिटल कॉस्ट में आती है, ठीक है। इट इज़ द ओरिजिनल कॉस्ट एंड इट डज़ नॉट चेंज। ये बेसिक सी बात है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। इसे एज अ पॉइंट भी पूछ सकते हैं कि कैपिटल कॉस्ट डज़ नॉट चेंज और चेंज विद टाइम। इसे आपको सही तरीके से बताना होगा। ट्रू फॉल्स में आ सकता है, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। Then year purchase, it is a multiplier of net value returned to obtain the capital value. It is also known as years purchase. Years purchase क्या होता है? years purchase मल्टीप्लायर होता है कैपिटल वैल्यू का, जिसे मल्टीप्लायर होता है नेट इनकम का, जिससे कैपिटल वैल्यू निकाली जा सकती है, ठीक है। years purchase कैसे निकलता है? ये निकलता है 1/, इंटरेस्ट, मतलब जो भी है इंटरेस्ट फ्रॉम कैपिटल वैल्यू, या फिर रेट ऑफ सिंकिंग फंड, जो भी इंटरेस्ट दिया है उसको अपॉन में रखेंगे 1/, के, और वो आ जाएगा। जैसे कि ये 1/, किया है और ऊपर जब 100 आ जाएगा, या तो पॉइंट में रखिए इसे, ठीक है, परसेंट में ना रखिए, ठीक है। या तो पॉइंट में अगर परसेंट में रख रहे हैं तो ऊपर तरफ 100 लिखेंगे, ठीक है। आईपी है यहाँ पे रेट ऑफ परसेंट ऑफ कैपिटल वैल्यू, और यहाँ पे आईसीए जो है वो रेट ऑफ सिंकिंग फंड है। जो ना दिया हो उसको 0 रख देंगे। देन कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या था? अमाउंट ऑफ मनी हुज एनुअल इंटरेस्ट एट द हाईएस्ट प्रिवेलिंग रेट विल बी इक्वल टू द नेट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी। ये क्या होता है? ऐसा मनी जो एज अ हुज एनुअल इंटरेस्ट, मतलब जैसे 50,000 है, ठीक है, 50,000 है, ठीक है,
इस 50,000 पे एनुअल इंटरेस्ट लगेगा एट द हाइलिंग प्रिवेलिंग रेट, जैसे 8% का इंटरेस्ट मैंने लगाया, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू द नेट इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी। ये किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, इट इज़ इक्वल टू आखिरी में नेट इनकम के बराबर हो जाएगा। ये मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा ना तब आपको पता चलेगा इसका मतलब क्या होता है। तो कैपिटलाइज वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है, इट इज़ इक्वल टू नेट इनकम इनटू ईयर्स परचेज। और नेट इनकम कैसे निकलती है, ग्रॉस इनकम माइनस आउटगोइंग्स। देन सिंकिंग फंड क्या होता है, फंड दैट इज़ केप्ट असाइड एनुअली टू रिकन्स्ट्रक्ट द प्रॉपर्टी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ यूटिलिटी पीरियड। जैसे कोई गाड़ी है, ठीक है, इस गाड़ी में, गाड़ी नहीं, अच्छा लेते हैं घर लेते हैं, एक घर है, ठीक है, इसकी जो लाइफ है 50 साल है। अब हर साल मैं कुछ अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करूँगा और उस पर इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, जो कि इसके बराबर आ जाए, इसके बराबर, ठीक है, मतलब डिप्रिशिएट होगी ना, उस डिप्रिशिएशन को कवर करने के लिए हम कुछ अमाउंट ऑफ मनी हर साल इन्वेस्ट करेंगे और उस पर इंटरेस्ट जनरेट होगा, तो वो इट इज़ इक्वल टू दिस कैपिटल कॉस्ट, जिसका फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू एस आर अपॉन 1+R अपॉन 100। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, कई जगह आपने देखा होगा ऐसे लिखा होता है, सेम फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। इसमें जो आई होता है वो इंस्टॉलमेंट मनी होता है, एस जो होता है वो टोटल सिंकिंग फंड होता है जितना कलेक्ट करना, आई जो और आर जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। यहाँ पे ये आर नहीं होगा, ये आई होगा, ठीक। फिर डिप्रिशिएशन क्या होता है, डिप्रिशिएशन होता है डिक्रीज़ इन द वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ठीक है। ये कैसे 3 तरीके के हो सकते हैं, फिजिकल डिप्रिशिएशन, इट इज़ ड्यू टू वेयर एंड टियर, ठीक है। फंक्शनल डिप्रिसिएशन ऑब्सोलीन की वजह से हो जाता है, और कंटीजेंट डिप्रिसिएशन जो कि एक्सीडेंटल होता है, एक्सीडेंट जैसे कोई प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी में कोई मर गया तो मरने की वजह से जो होता है ना उसे कंटीजेंट डिप्रिसिएशन कहते हैं। स्ट्रेट लाइन, देखिए डिप्रिशिएशन कैलकुलेट करने का तरीके होते हैं, मैं 2 मेन जो तरीके हैं वो ज़रूर डिस्कस कर लेते हैं, पेपर से इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, प्रॉपर्टी लूजेस इट्स वैल्यू फॉर सेम अमाउंट एट एवरी ईयर। जैसे 50,000 की कोई सामान लिया मैंने, वो हर साल 10,000 से डिप्रिशिएट कर रही है, तो आखिरी में 5 साल बाद इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, तो ये स्क्रैप वैल्यू के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ सिलेक्टेड अमाउंट से वो चीज़ हमें हर साल डिप्रिशिएट होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। देन कांस्टेंट परसेंटेज मेथड, या फिर जिसे डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। ये क्या होता है, प्रॉपर्टी विल लूज इट्स वैल्यू बाय कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। जैसे 50,000 की कोई सामान थी, वो हर साल 8% से डिप्रिशिएट होती है, ठीक है, 8 से नहीं 10 से लिखते हैं, ठीक है, 10% से डिप्रिशिएट होती है, तो अगले साल ये हो जाएगी 45,000 की। अब इस 45,000 पे डिप्रिशिएशन होगा 10% का, फिर इस पे वैल्यू जो आएगी उस पे डिप्रिशिएशन होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू की पावर 1 अपॉन n, याद रखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड जो होता है इट इज़ यूज फॉर बिल्डिंग्स, और कांस्टेंट परसेंटेज मेथड जो होता है इट इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं। देन मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन पे डिस्कस करते हैं। देखिए कई मेथड है जो इंपॉर्टेंट है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन में, उसे डिस्कस कर लेते हैं। पहला है रेंटल बेस्ड मेथड। रेंटल बेस्ड मेथड जैसे 2 प्रॉपर्टी है, ठीक है, इस पे मुझे रेंट 50,000 आ रहा है और इसकी 5,000 आ रहा है, इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, वैल्यूएशन जो निकालेंगे वो है 50,000, ठीक है। तो सेम क्वालिटी की है, सेम रोड पे है, तो इसकी भी हम 5,000 वैल्यू रेंटल के हिसाब से 50,000 निकालेंगे, ठीक है। ये होता है रेंटल बेस्ड मेथड वैल्यूएशन। सूटेबल फॉर प्रॉपर्टी विद न्यू बिल्डिंग, अप्लीकेबल व्हेन रेंट इज़ नोन, ठीक है, कहाँ पे अप्लीकेबल होगा, व्हेन रेंट इज़ नोन और इट इज़ यूज्ड इन न्यू बिल्डिंग कंडीशंस। वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, वैल्यूएशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट कैसे होता है, जैसे कोई रेस्टोरेंट है, ये कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है, ठीक है, उस हिसाब से वैल्यूएशन निकाली जाती है। इट इज़ अप्लीकेबल इन द केसेस ऑफ होटल्स, शॉप्स, सिनेमाज। नेट प्रॉफिट कैन बी रियलाइज इन द फॉर्म ऑफ रेंट। फिर डायरेक्ट कंपैरिजन विद द कैपिटल वैल्यू, सूटेबल फॉर ओपन लैंड, क्लब्स,
out homes, etc. Method adopted when rental value is not available but evidence of sale price of property as a whole. इसमें क्या होता है, जैसे इस प्रॉपर्टी की कैपिटल वैल्यू थी, कैपिटल वैल्यू क्या होता है, लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन 1,00,000 रुपये है, ठीक है। तो 1,00,000 की जो वैल्यू आई उस हिसाब से इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये कम, अब कुछ कॉस्ट बढ़ेगी ना, और कुछ बिल्डर भी अपना प्रॉफिट लेगा, तो उस हिसाब से इसकी वैल्यू 1,10,000 हो गई, ठीक है। तो ये होता है डायरेक्ट कंपैरिजन विद द कैपिटल वैल्यू। विद डेवलपमेंट मेथड ऑफ वैल्यूएशन यूज फॉर प्रॉपर्टीज़ वाइल इन अंडर डेवलप्ड स्टेज। जैसे बिल्डर होते हैं ना, वो कह देते हैं, वो जब बनाना कोई भी फ्लैट या अपार्टमेंट बनाना शुरू करते हैं तो वो ये बोल के बेचते हैं कि ले लीजिए सबसे अच्छा यही मिलेगा और यहाँ से अच्छा कहीं नहीं। तो ये अंडर डेवलप्ड स्टेज में है, बट वो पैसा ले लेते हैं और उसको वैल्यूएशन बना के बेचते हैं कि 3 BHK होगा, स्विमिंग पूल होगा और ये फैसिलिटीज़ होंगी, तो इस हिसाब से वो वैल्यूएशन लगाते हैं। देन आउटटर्न क्या होता है, इट इज़ अ कैपेसिटी ऑफ अ वर्कर, ठीक है, टू डू अ वर्क पर डे फॉर 8 आवर्स, ठीक है, ये भी लिख लीजिए, ठीक है। इट इज़ अ कैपेसिटी ऑफ अ वर्कर टू डू वर्क पर डे फॉर 8 आवर्स। वो तो कितना काम कर लेता है। तो क्या आउटटर्न से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन आ चुके हैं, पहले नहीं आते थे, ठीक है, अब बहुत आने लगे। तो SSC भी काफ़ी पूछता है। तो कुछ चीज़ों के आउटटर्न आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पहले पेपर में आ चुके हैं और थोड़े आसपास होने के। तो PCC 1:2:4 की जो PCC है उसका आउटटर्न कितना होता है, मतलब एक आदमी 5 मीटर क्यूब की एक दिन में 8 घंटा काम करेगा तो 5 मीटर क्यूब की वो आउटटर्न निकाल सकता है PCC में, ठीक है। लाइम कंक्रीट है तो 8.5 मीटर क्यूब, ठीक। रेनफोर्स ब्रिक वर्क है तो 1 मीटर क्यूब, RCC है तो 3 मीटर क्यूब, ठीक है। लाइम ब्रिक वर्क है या सीमेंट मोटार इन फाउंडेशन है तो 1.25 मीटर क्यूब, सॉइंग ऑफ सॉफ्टवुड है 5.5 मीटर क्यूब, और अर्थवर्क इन फाउंडेशन है तो 2.75 मीटर क्यूब। और भी आउटटर्न देखेंगे अभी आगे अगर होंगे तो। देन टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स पे आते हैं। टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट देखिए क्या होता है। टेंडर एक प्रोसेस होता है ताकि जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको इनवाइट किया जाए थ्रू ट्रांसपेरेंट मोड, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, ये टेंडर निकालती है कि अब मेरे पास 2 कॉन्ट्रैक्टर आए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कॉन्ट्रैक्टर ने अपना अपना टेंडर भरा, ठीक है। अब जिसका कम निकलेगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जैसे इसका आया 1,000 रुपये एंड इसका आया 2,000 रुपये, ठीक है, तो गवर्नमेंट इसको दे देगी। जैसे कि आप देख सकते हैं इसको दिया तो ये काम करेगा अब, ठीक है। ये होता है टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो टेंडर क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच बिड्स आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंटरेस्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स टू कैरी आउट स्पेसिफिक पैकेजेस। देन टेंडर नोटिस क्या होता है, ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है ऑफ जॉन्ग बी टेंडर्ड। टेंडर फॉर्म प्रिंटेड स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गिविंग कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड रूल्स ऑफ गाइडेंस। कोटेशन क्या होता है, इट इज़ अ रेट्स कोटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर इन द रिस्पॉन्स टू टेंडर। देन 3 एनवेलप सिस्टम, देखिए 3 एनवेलप सिस्टम से रिलेटेड RRB JEE में अभी 2024 के पेपर में आया था क्वेश्चन। तो ये क्या होता है, बिडर आर आस्क्ड टू सबमिट 3 फॉर्म में जो टेंडरिंग प्रोसेस है कंप्लीट होती है। पहली में डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट 2 में टेक्निकल एलिजिबिलिटी एंड एनवेलप 3 में फाइनेंशियल रिलेटेड बिड होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज़ अवॉर्डेड टू द मोस्ट इकोनॉमिकल बिडर, ये जैसे कि मैंने बता ही दिया था। 2 एनवेलप सिस्टम क्या होता है, 2 एनवेलप सिस्टम में पहले डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी चेक की जाती है एंड देन दूसरे में सीधे फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी और चेकिंग होती है। देन कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं, वर्किंग डायग्राम्स होते हैं, स्पेसिफिकेशंस होती हैं, टेंडर नोटिस होती हैं, बिल ऑफ कोटेशंस होते हैं एंड शेड्यूल ऑफ वर्क होता है। तो ये 5 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एक बार फिर से बोलेंगे, वर्किंग डायग्राम्स, स्पेसिफिकेशंस, बिल ऑफ क्वांटिटीज़, शेड्यूल ऑफ रेट्स एंड टेंडर नोटिस। अर्नेस्ट मनी क्या होता है, अर्नेस्ट मनी होता है जैसे स्मॉल रिफंडेबल फ़ी होती है कलेक्टेड टू इंश्योर बिडर डज नॉट सबमिट डमी बिड एंड फॉर सीरियसनेस ऑफ बिडर इट इज़ जनरली सबमिटेड 2% ऑफ द टेंडर वैल्यू। इसमें क्या होता है, जैसे कोई काम कराना है, ठीक है, जैसे मुझे बिल्डिंग खड़ी करनी है, इस बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला, इस टेंडर ने इस कॉन्ट्रैक्टर ने भरा, ठीक है। जब ये कॉन्ट्रैक्टर भरेगा तो
उसे भरते टाइम, उस कॉन्ट्रैक्ट को भरते टाइम 2% इन कुछ 2% टोटल टेंडर का अमाउंट जमा किया जाएगा। वो क्यों जमा किया जाता है? पहली बात सीरियसनेस देखने के लिए कि आदमी काम करना चाहता है कि नहीं, ताकि वो डमी बिड ना सब वो कर दे सबमिट कि फ़र्जी भर दिया और काम भी नहीं किया और सबसे कम में भर दिया और मिल भी गया टेंडर, बट काम ही नहीं किया इसने। तो ये अर्नेस्ट मनी इसलिए रखी जाती। देन सिक्योरिटी मनी, इट इज़ द अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड बाय द सेलर टू द बायर फॉर सिक्योरिटी पर्पस। देखिए ये क्या होता है, कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, इस बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए 10% ऑफ मनी सबमिट किया जाता है बाय द कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, ताकि एज अ सिक्योरिटी सिक्योर रहे, ताकि अगर ये बिल्डर गलत काम करे, मतलब रेड ईंटे की जगह पीला ईंटा लगा दिया, ठीक है, या फिर कोई सस्ता काम किया, तो उसको रिकवरी करने के लिए सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट किया जाता है। इसी में 2% अर्नेस्ट मनी भी इंक्लूडेड होता है, ठीक है। देन और इस पे क्या होता है, ये जो सिक्योरिटी मनी होती है, इस पे एफडी मतलब इंटरेस्ट भी मिलता है, एफडी जैसे इंटरेस्ट भी मिलता है, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मटेरियल, देखिए कई तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो उस पर डिस्कस करते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो इधर डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस लगाएंगे उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो मटेरियल सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट होता है, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफर्स दे रेट their supply of rate of required quantity of material. It includes taxes, carriageway, delivery charges. ये क्या होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्टर मटेरियल जो सप्लाई करता है उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसमें वो जैसे कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसमें कोई मटेरियल लगना, सीमेंट लगती है और सैंड लगती है, तो उस मटेरियल को सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। ये बिल्डिंग इरेक्ट नहीं करेगा बट सप्लाई करेगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफर्स देयर रेट ऑफ सप्लाई ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, देन कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है, जैसे कि इसके नाम में ही है, जैसे कोई बिल्डिंग को खड़ी करने के लिए मुझे 50,000 रुपये लगे, इस 50,000 में कुछ प्रॉफिट अपना कॉन्ट्रैक्टर ऐड करेगा, जैसे 10,000 हो गया, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर ने अपना प्रॉफिट ऐड किया तो 60,000 की बिल्डिंग खड़ी हुई मेरी, ठीक। तो ये हो गया कॉस्ट प्लस परसेंटेज कॉन्ट्रैक्ट। देन आइटम रेट या यूनिट रेट या शेड्यूल रेट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये जनरली रेलवेज़ और पीडब्ल्यूडीज़ या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन द्वारा यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर रिक्वायर्ड टू कोड रेट्स फॉर इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ शेड्यूल ऑफ क्वान्टिटीज़। तो इसमें क्या होता है, जैसे 3 चीज़ें सप्लाई करनी है, पेंसिल, इरेज़र एंड शार्पनर, ठीक है, पेंसिल, इरेज़र एंड शार्पनर। तो इसमें क्या होता है, शेड्यूल ऑफ रेट्स में हर चीज़ की अलग अलग क्वांटिटी और अलग अलग रेट जो है उसमें इंडिविजुअल तरीके से सप्लाई होगी। जैसे 5 रुपये की पेंसिल, 6 रुपये की इरेज़र, 7 रुपये का शार्पनर, ठीक है। ये सब कुछ डिस्क्राइब्ड होगा, अलग अलग रेट्स कोट्स किए जाएंगे। देन लेबर कॉन्ट्रैक्ट कोट्स रेट्स फॉर ऑल आइटम्स, लेबर वर्क एक्सक्लूडिंग द मटेरियल विच इज़ सप्लाइड बाय द डिपार्टमेंट। इसमें क्या होता है, लेबर सप्लाई करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है उसे लेबर कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। देन लमसम कॉन्ट्रैक्ट, ये लमसम कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कर रिसेंट में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए और अब भी पूछे जाते हैं, बच्चे अब भी गलत लगा देते हैं। तो इट इज़ अ फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है पहली बात, और वेयर कॉन्ट्रैक्टर एग्रीज टू कंप्लीट वर्क फॉर द फिक्स सम। ये लाइन याद रखेंगे, फिक्स सम के लिए कॉन्ट्रैक्टर एग्री कर जाता है काम करने के लिए। कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स ऑल द कंटिजेंसीज, कोई भी दिक्कत होगी, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर अपने ऊपर लेगा, ठीक है, डिपार्टमेंट अपने ऊपर नहीं लेगा। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई भी दिक्कत हुई तो कॉन्ट्रैक्टर अपने ऊपर लेता है। इट इज़ जनरली डन फॉर पेटी वर्क्स। देन आरआरबी में एक मतलब रेलवे में 2019 में एक क्वेश्चन आया था कि आरए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा, रनिंग अकाउंट बोलते हैं, रनिंग अकाउंट बिल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रनिंग अकाउंट बिल में जैसे कोई सामान है, ठीक है, वो टुकड़ों में सप्लाई हो रहा है, ठीक है, बाय सेम कॉन्ट्रैक्टर, तो उसका जो बिल है वो
अपडेट होता रहता है, तो ये रनिंग अकाउंट बिल हो गया। देन पीस वर्क कॉन्ट्रैक्ट, इट इन्वॉल्व्स पेमेंट बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ आइटम्स और यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और वर्क कम्प्लीटली। ये पर यूनिट के हिसाब से, मतलब कितना काम किया उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट होगा, उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। देन शेड्यूल्ड कॉन्ट्रैक्ट, शेड्यूल्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? रेट फॉर वेरियस आइटम्स ऑफ वर्क आर प्री डिटरमाइंड एंड प्रोवाइडेड इन शेड्यूल। ठीक है, तो इसमें जो सामान सप्लाई करना है या कोई भी काम होना है उसका प्री डिटरमाइंड रेट होता है, पहले से पता कर लेते हैं और शेड्यूल में प्रोवाइड कर दिया जाता है। शेड्यूल ऑफ रेट्स क्या होता है? इट इज़ अ डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट होता है कंटेनिंग रेट्स एंड डिस्क्रिप्शंस, ठीक है, बट क्वांटिटी नहीं मेंशन की जाती है, ये याद रखिएगा। क्वांटिटी जो होती है वो नहीं मेंशन की जाती। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है रीज़न एंड असर्शन एंड रीज़न में, कि शेड्यूल ऑफ रेट्स में रेट प्रोवाइड किया जाता है, क्या उसके साथ क्वांटिटीज़ भी प्रोवाइड की जा सकती है? तो उसमें नहीं प्रोवाइड की जाती, ये याद रखिएगा। इट जनरली इंक्लूड्स जनरल कंडीशंस, जनरल स्पेसिफिकेशंस, आइटम्स ऑफ वर्क, डेटा फॉर ट्रांसपोर्टेशन, मेथड ऑफ रेट एनालिसिस। ठीक, देन कुछ फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछे गए हैं, अब तो काफ़ी और भी ज़्यादा पूछने लगे, तो उन्हें आगे क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। तो फॉर्म 1 जो है वो कैश बुक के लिए यूज़ होता है। फॉर्म 21 मस्टर रोल, फॉर्म 22 लेबर रोल, फॉर्म 23 मेजरमेंट बुक के लिए, जिसे MB भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फॉर्म 24 फर्स्ट एंड लास्ट बिल। फॉर्म 28 जो होता है हैंड रेसिप्ट के लिए होता है। फिर से एक बार रिपीट मारेंगे। फॉर्म 1 कैश बुक के लिए, फॉर्म 21 मस्टर रोल के लिए, फॉर्म 22 लेबर रोल के लिए, फॉर्म 23 मेजरमेंट बुक के लिए, फॉर्म 24 फर्स्ट एंड लास्ट बिल के लिए, और फॉर्म 28 हैंड रेसिप्ट के लिए। हैंड रेसिप्ट क्या होती है अभी देखते हैं। तो कैश बुक फॉर्म 21 जो होती है, इट रिकॉर्ड्स ओनली कैश ट्रांजैक्शन, परफॉर्म्स डुअल रोल ऑफ जर्नल एंड लेजर। याद रखेंगे, जर्नल और लेजर दोनों का काम करता है फॉर्म 21, जिसे कैश बुक भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें रिकॉर्ड की जाती है ट्रांजैक्शंस को। देन मस्टर रोल, इट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ, देखिए अलग अलग चीज़ों का रिकॉर्ड रखता है मस्टर रोल। कैसे? वेजेस, अनपेड वेजेस, ठीक, अटेंडेंस का, पेड वेजेस और पेमेंट मेड, और एंड वर्क डन बाय द डेली वर्क डन बाय द लेबर। तो इसमें सब कुछ नोटेड होता है रिलेटेड टू लेबर, जिसमें पेमेंट हुआ वेजेस का कि नहीं हुआ, कितना काम किया उसने, ठीक है, अटेंडेंस होती है इसी में। देन हैंड रेसिप्ट, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वाउचर इंटेंट टू यूज़ फॉर स्मॉल एंड मिसलेनियस पेमेंट एंड एडवांसेस। ये क्या होता है? जैसे इसमें जैसे कोई काम होना है, बहुत छोटा सा काम होना है, जैसे 200 रुपये का गाड़ी में पेट्रोल भराना है, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट की गाड़ी यहाँ से चलती है ना, तो उन गाड़ियों में पेट्रोल भराना होता है। उन पेट्रोल को भराने के लिए खर्च, अब इतना बड़ा तो खर्चा है नहीं, सिर्फ 200 रुपये का पेट्रोल भराना है, उसके लिए क्या पैसा मांगे? तो उसके लिए हैंड रेसिप्ट बना दी जाती है। हैंड रेसिप्ट क्या होती है? एक तरीके का वाउचर होता है, ठीक है, मिसलेनियस खर्चे के लिए होता है। देन वर्क, देखिए हैशटैग पॉइंट है, याद रखेंगे, कहीं ना कहीं यूज़ आया होगा। तो वर्क कंसिस्ट ऑफ एरिया मेजरमेंट लाइक प्लास्टरिंग, इट इज़ कॉल्ड स्क्वायर आइटम्स और सुपर आइटम। देखिए कोई भी एरिया या मीटर स्क्वायर या कोई यूनिट स्क्वायर के बेसिस पे काम हो रहा है, ठीक है, तो उसके स्क्वायर आइटम या सुपर आइटम बोलते हैं। और यही मीटर के फॉर्म, मतलब यही सिर्फ लीनियर के फॉर्म में, मतलब सिंगल यूनिट के फॉर्म में, जैसे मीटर हो गया या सेंटीमीटर हो गया, जैसे कॉर्निस को रनिंग मीटर भी, कॉर्निस को मीटर में नापा जाता है, और उसी मीटर को रनिंग मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, स्क्वायर या एरिया वाले सिस्टम में मीटर्स वो सुपर आइटम्स या स्क्वायर आइटम्स बोलते हैं। देन डिडक्शंस फॉर ओपनिंग विद सेमी सर्कुलर आर्च ओपन, ये फॉर्मूला है, ठीक है, ये SSC JEE में आया हुआ है, याद रखेंगे। देन आउटटर्न, देखिए आउटटर्न मैंने बताना, आउटटर्न से रिलेटेड काफ़ी आगे मिलेंगे आपको। 20 mm, ठीक है, थिक DPC के लिए कितनी आउटटर्न होती है? तो याद रखिएगा 20 मीटर स्क्वायर होती है, और यहीं 25 सेंटीमीटर के लिए 12.5 मीटर स्क्वायर होती है, याद
20 सेंटीमीटर के लिए 20 मीटर स्क्वायर एंड 25 के लिए सेंटीमीटर के लिए 25 के लिए 25 के लिए 12.5 मीटर स्क्वायर. देन डिसरेप्टिट्यूड, इट इज़ अ टाइप ऑफ फिजिकल डेप्रिसिएशन. देखिए फिजिकल डेप्रिसिएशन को डिसरेप्टिट्यूड बोलते हैं, याद रखिएगा. देन डिटेल्ड एस्टिमेट, देखिए हाँ ये फर्स्ट क्लास बिल्डिंग जो होती है, फर्स्ट क्लास बिल्डिंग देखिए फर्स्ट क्लास ब्रिक्स एंड प्लस सीमेंट या फिर लाइम मोटार से बनती है, याद रखिएगा. सेकंड क्लास ब्रिक के साथ प्लस लाइम मोटार पर के साथ बनती है. और थर्ड क्लास जो ब्रिक होती है वो सेकंड क्लास ब्रिक के साथ मड मोटार यूज़ किया जाता है. यहीं एंड जो फोर्थ क्लास ब्रिक होते हैं, फोर्थ क्लास वो बिल्डिंग होती है, ये टेम्परेरी बिल्डिंग होती है. ये बनाई जाती है कच्चे ब्रिक के साथ और मड मोटार के साथ, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये आ सकता है. देन डिटेल एस्टिमेट गिव मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट कॉल्ड डेफिनेटिव एस्टिमेट, याद रखिएगा. जैसे अभी रेलवे में एक क्वेश्चन पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट में जो रिपीट हुई थी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें एक ऑप्शन था थॉरो एस्टिमेट. ठीक है, थॉरो एस्टिमेट कोई तरीके का एस्टिमेट नहीं होता, याद रखिएगा उन्हें उस, ठीक है. तो याद रखिएगा कि जो डेफिनेटिव एस्टिमेट है ये एक तरीके का होता है एस्टिमेट. इसमें क्या होता है, डिटेल्ड एस्टिमेट किया जाता है फॉर मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट. तो याद रखिएगा डेफिनेट एस्टिमेट होता है. देन प्रोबेबिलिस्टिक एस्टिमेट क्या होता है, इन्वॉल्व्स अनसर्टेनिटीज़ एसोसिएटेड विद प्रोजेक्ट. ये आता है प्रोबेबिलिस्टिक एस्टिमेट में. प्रोबेबिलिस्टिक एस्टिमेट होता है, इसमें जो एक्स्ट्रा खर्चे या कंटिजेंसीज आती हैं उसे भी जोड़ा जाता है. देन टॉलरेंस लिमिट ऑफ मेजरमेंट, तो ये इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आया तो इसे भी ज़रूरी है पढ़ना. वॉल्यूम ऑफ वुड को मेजर करने के लिए जो टॉलरेंस लिमिट होती है वो क्या होती है, तो वो होती है 0.001 मीटर क्यूब. वेट होता है 0.001 टन. ठीक है, ये सब याद रखना बहुत ज़रूरी है, पूरी टेबल याद रखेंगे, ठीक है. तो वॉल्यूम ऑफ वुड 0.001 मीटर क्यूब, थिकनेस वेट 0.001 टन, thickness of RCC slab 0.005 meter, thickness of woodwork 0.002 meter, thickness of steel work 0.001, length of steel bar 0.005 एंड dia of steel bar reinforcement वाली बार जो होती है उसका होता है 0.0001 मीटर. देखिए ये जो है ये सबसे अलग है, ये आपको इजीली याद हो जाएगा 0.0001 मीटर, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 ज़ीरो लगा है. तो डाया ऑफ रेनफोर्समेंट बार जो होती है वो 0.0001 है. बाकी चीज़ों में आपको कन्फ्यूजन होगा, तो बार बार जब फेमिलियर हो जाएंगे टॉपिक से तो आपको याद हो जाएगा. एक बार फिर से रिवीजन पढ़ लेते हैं. मतलब वॉल्यूम ऑफ वुड 0.001 मीटर क्यूब, ठीक है. देन वेट 0.001 टन, थिकनेस ऑफ RCC स्लैब 0.005 मीटर, thickness of woodwork 0.002 meter, thickness of steel work 0.001 meter, length of steel bar 0.005 meter. Then earthwork computation on the longitudinal profile, the diagram prepared to work out the quantities of earthwork, इसे कहते हैं मास हॉल डायग्राम. ये हैशटैग पॉइंट याद रखिएगा, कई क्वेश्चन में रिपीट हुआ है, ठीक है. अर्थवर्क कैलकुलेशन के लिए लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो डायग्राम प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं मास हॉल डायग्राम. देन इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन यूनिट रेट आइटम्स. याद रखेंगे, जैसे मुझे 5 चीज़ें सप्लाई करनी है तो हर 5 चीज़ में अपना अपना प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तब सप्लाई करते हैं. तो यूनिट रेट प्रॉफिट पर यूनिट के हिसाब से जो प्रॉफिट होगा वो मिलता है. Then if building works is estimated by calculating overall perimeter of a building and subtracting from this 4 times the thickness of the wall to obtain the center line length, it is called crossing method. देखिए क्रॉसिंग मेथड बोलते हैं जिसमें कैलकुलेशन की जाती है, एस्टिमेशन किया जाता है, बेसिकली कह सकते हैं, बाय
पेरीमीटर ऑफ अ बिल्डिंग को कैलकुलेट करके माइनस सब्ट्रैक्ट किया जाता है 4 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द वॉल, तो इसे कहते हैं क्रॉसिंग मेथड। देन फ्लोर एरिया, इट डज नॉट इंक्लूड एरिया ऑफ सेल्स एंड डोर्स एंड अदर ओपनिंग्स, याद रखेंगे, ठीक है, हैशटैग पॉइंट है। देन होल्ड फास्ट इज मेजर्ड इन वेट। होल्ड फास्ट क्या होता है? डोर फ्रेम्स में लगाया जाता है ताकि फ्रेम जो है वो दीवार से, वॉल से पकड़ा रहे, ठीक है, उसे होल्ड फास्ट कहते हैं। एंड इट इज़ मेजर्ड इन वेट, जैसे किलोग्राम हो गया, टन्स हो गया, तो ये इसमें मेजर किया जाता है। देन आप एक कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कोलैप्सिबल गेट को, ठीक है, जो स्टील का रोलिंग गेट होता है या कोलैप्सिबल गेट होता है, इसे किस क्वांटिटी में मेजर किया जाता है? मीटर स्क्वायर, रनिंग मीटर या मीटर क्यूब, किस में, ठीक है। देन मेथड ऑफ वैल्यूएशन, ये कुछ हैशटैग पॉइंट्स है, एक्स्ट्रा चीज़ें, इन्हें कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।